Hello everyone. Now today's I'm going to explain about the syllabus of term 1, the subject of social study of class 10th. Okay, now let me some chapters here, and also they have the some evaluation sheet. They are the self evaluation chart. You can prepare is yourself, है ना, कि आप अपने आप कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और कैसे आप उसको अपने लिए वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका सिलेबस क्या क्या होने वाला है। ठीक है, टर्म 1 में तो अब आपका सबसे पहले हम लेंगे हिस्ट्री से। ठीक है, हिस्ट्री में बेसिकली आपके 2 चैप्टर्स आने हैं, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, तो जो आपका ये आपका हिस्ट्री आपका पोर्शन है, जिसमें आप लोग देख रहे होगे आप लोगों की अलग अलग बुक है। इसमें आपकी सोशल स्टडी की कितनी बुक है? 4 बुक्स है। ठीक है, उसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ऑब्जेक्टिव सेक्शंस हैं कि आपके इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है ना, कि जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जब स्टार्ट किया था और उसके बाद आइडिया ऑफ नेशन कि उनके कौन कौन से, तो बेसिकली ये जैसे आप पॉइंट्स देख रहे हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। ठीक है, आपको डेट्स जो होती है कि आपको डेट्स किस फ्रेम में आपको मतलब है कि यूज़ करनी है आपको उसके लिए। फिर नाउ द फ्रॉम द मोनार्क टू अ बॉडी ऑफ अ फ्रेंच सिटीजन्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। ओके, एन आइडिया ऑफ द साइटोजन द सिटीजन, है ना, दिस इज अ वोकैबुलरी फ्रॉम एसएसटी फ्रॉम हिस्ट्री पार्ट, है ना। सो दैट ट्राई कलर द न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर, जब उन्होंने अपना सेल्फ क्या किया था, फ्लैग बनाया था, है ना, कि उन्होंने अपना फ्लैग जो था एक रॉयल स्टैंडर्ड के थ्रू उन्होंने अपना फ्लैग तो अपना खुद ही उन्होंने सेल्फ ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, फिर है फ्रेंच वॉज अ डिक्लेयर द कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन। ठीक है, अब इसमें अगर सबसे पहले अगर अपन देखें, जब अपन लेसन पढ़ रहे थे तो लेसन में हमने देखा सबसे पहले अपन के बेल्जियम, श्रीलंका, स्विट्ज़रलैंड, है ना, इटली, और कि जब अपन फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे तो अपन को सबसे ज़्यादा अपन को ये वाले जो आप देख रहे हो आपकी कंट्रीज़, है ना, तो आपको कि 70s में कौन कौन सी कंट्रीज ज़्यादा एक्टिव थी। नेपालिकन कोड, है ना, सिविल कोड ऑफ 1804, है ना, नेपालिकन कोड था आपका। तो इसके बेसिस में आपको क्या हो गए, आपके एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, तो आपके हिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें कवर हो रही है, द एज ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो आपके पोर्शन कैसे कैसे कवर होंगे। ठीक है, फिर है आपका ये उसके रेस्ट ऑफ द पार्ट द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, द विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन कैसे बना, फिर है नेशनलाइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हंगर, देन हार्डशिप, पॉपुलर रिवोल्ट, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, है ना। तो ये आपके जो मेन बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हमने देखा, अब ये तो आपका हिस्ट्री हुआ। अब देखें ज्योग्राफी में कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं। देखें, अगर हम देखें तो ज्योग्राफी में आ रहा है फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आ रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर अभी आ रहा है। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा भी पढ़ लिया तो कोई वाली बात नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, जो आपको बेसिकली जो आपको चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका एसएसटी में जो टर्म 1 में जो सिलेबस आने वाला है, उसके लिए आपका जो पहला चैप्टर है वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें अभी अपन ने देखा। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर। ओके, इसके बाद आपका तो फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो इसमें आपको 2 चैप्टर्स की तैयारी करनी, जो इसमें जो उन्होंने चैप्टर्स है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स अगर सीबीएसई ने वैसे तो उन्होंने बताया है कि स्किप किए हैं, लेकिन रेगुलरली यदि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग है, यदि आपने ज्योग्राफी का स्टार्ट कर लिया, फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के बाद फिर आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, फिर उसके बाद आपका वाटर रिसोर्स है थर्ड चैप्टर, देन फोर्थ है आपका एग्रीकल्चर। अगर आपने एग्रीकल्चर तैयार किया, वाटर रिसोर्स आप बेसिकली काफ़ी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है सेकंड चैप्टर में, है ना। फिर पहले आपका रिसोर्स डेवलपमेंट है आपका, फिर उसके बाद फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है सेकंड चैप्टर, अगर आपको पता हो। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका थर्ड चैप्टर है वो है वाटर रिसोर्सेज एंड फोर्थ है आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, यदि आपका टीचर ने मान लीजिए ज़्यादा पढ़ा भी दिया है तो कोई वाली बात नहीं, आप उसको प्रिपेयर रखिएगा, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए टर्म 1 में जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो आएगा ही। मान लीजिए बाय द वे अगर आपका कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आपका बस ड्यूटी ये है कि अभी आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पूरी अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, अब इसमें अपन ने रिसोर्स और डेवलपमेंट देखे थे, व्हाट इज़ अ रिसोर्स देखे थे। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग जैसे आपके बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग अलग था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के अकॉर्डिंग अलग था। ठीक है, रिसोर्स का फिर जैसे था कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के अकॉर्डिंग अलग था, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अलग था, है ना। तो इस सब के अकॉर्डिंग क्या है, क्लासिफिकेशन
डेफिनेशन अलग था, फिर था स्टेप्स ऑफ प्लानिंग कैसी थी, ठीक है। तो आपको क्या बेसिक जब इसका पढ़ेंगे ना तो एमसीक्यू यदि इंटरनल भी आते हैं, यदि हम लोग टीचर्स लोग यदि आपको बीच में से यदि क्वेश्चन रेज करके देते हैं, बीच में से क्वेश्चन उठा के देते हैं, तो भी आपसे बनेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको सारे फिर जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, सॉइल एरोजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ सॉइल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, लैंड रिसोर्सेज से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपको इसको पूरी अच्छे से तैयारी करनी है। ओके, अब अपन देखते हैं, ये देखिए हो गया। अब है एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर में सब जानते हैं ना, हॉर्टिकल्चर है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग आपको पढ़नी है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग वैसे तो बेसिकली हम जानते हैं 6 टाइप्स होते हैं ना, 6 आपके मेनली आपके 6 टाइप्स होते हैं, है ना। फार्मिंग आपके जैसे डाई फार्मिंग होती है, ठीक है। अभी अपन ने देखा हॉर्टिकल्चर प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं। हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, रैंचिंग है, फिर आपके विटीकल्चर है, फिर आपके पेसिकल्चर है ना। तो इस तरीके से फिर आपकी एग्रीकल्चर यदि आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसकी इंडियन फार्मर्स की प्रॉब्लम्स क्या है उसको समझना पड़ेगा, वेज ओवरकम एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स, फिर कैसे वो मतलब है कि कैसे रिजॉल्व हुई, उसके स्टेप्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में आपका सबसे बेसिकली मतलब क्या क्या चीज़ों का टर्म आपको यूज़ होता है, फ्रूट्स तो होता ही है ना, वेजिटेबल्स है, फिर आपके सीरियल्स है, खरीफ सीजन्स है, ठीक है, खरीफ है, और फिर उसके बाद आपका ऑरेंज इन नागपुर की, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑरेंज जो है नागपुर का है, गुहावा यूपी में है ना। और इसमें बनाना भी आपका आता है साथ में, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे खरीफ है, ठीक है, खरीफ आपका बेसिकली जो सीज़न होता है, सीरियल्स का कौन सा सीज़न होता है, खरीफ का होता है ना। तो क्या ये कुछ बेसिक्स हैं, तो जब आपको एमसीक्यूज़ आएंगे इसी में से ही आपके आएंगे, और आप इसमें से भी अगर सैम्पल पेपर में देखेंगे तो आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब आए हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। पावर शेयरिंग एक चैप्टर आ रहा है, ठीक है। पावर शेयरिंग को अच्छे से आप लोग करेंगे, पावर शेयरिंग क्या है ना, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। फिर आपका सेकंड है फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म क्या है, जब भी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही अगर आप मिलकर कोई काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या होता है, आपका राइट होता है कि वो मतलब क्या है, जैसे कि जब आपकी पावर शेयरिंग की अगर डेफिनेशन क्या अगर अपन देखें क्या उसके अकॉर्डिंग ये था कि एथिक्स ऐसे कि जो 1971 में जो आपके 4 टाइम्स जो रिकॉग्नाइज दी डाइवर्सिटी इंट्रोड्यूस को, ठीक है, उसको डाइवर्सिटी एंड इंट्रोड्यूस टू पावर शेयरिंग को कैसे किस प्रकार से उन्हें क्या किया गया, कैसे उन्हें सामने लेके आया गया, कि जैसे कि बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था अपन ने, ठीक है। दो यहाँ पावर शेयरिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था, है ना, मेजॉरिटिज्म हुआ था, और उसके बाद उसके क्या और उसमें आपके कौन कौन से शहर वो मतलब है कि सिटीज़ का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है ना। तो पावर शेयरिंग मोस्टली है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें एक्टिव रहती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अपन देखें तो नेक्स्ट अपन का फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म यही कि जो गवर्नमेंट अगर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की ही हेल्प से यदि आगे बढ़ती है, यदि उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है आगे बढ़ती है, उसके साथ क्या होता है काम करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनली ये होता है कि सेंटर जैसे अगर अपन देखा जाए तो अपन अगर है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, इसके आपके अंतर्गत आती है। तो मतलब है कि पहले की फीचर्स है जब 2 गवर्नमेंट मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और एक आपकी कॉन्स्टिट्यूंट मतलब है कि आपके कॉन्स्टिट्यूंट के अकॉर्डिंग एक आपकी गवर्नमेंट हो गई, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग दोनों गवर्नमेंट एक डिफरेंट टायर सिस्टम के साथ जब ओन जुरिस्डिक्शन के साथ काम करती है तो वो आपका फेडरलिज्म होता है, ठीक है। अब फेडरलिज्म के देख सकते हैं ये टाइप सी है, ठीक है। तो आपको क्या चैप्टर्स जो है रेडी करने हैं, ठीक है। ये हो गए। अब आपका आया इकोनॉमिक में आपको करना है डेवलपमेंट, और उसके बाद करना है ये अपन का सेकंड चैप्टर है ना। सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और अभी लास्ट में तो अभी अपन ने मनी एंड क्रेडिट किया है, ठीक है। लास्ट में कुछ मतलब है कि काफ़ी स्कूल्स में मतलब है कि टच कर दिया गया है ना मनी एंड क्रेडिट वाला भी। तो अगर प्री एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके तो स्पेशली ये है कि उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले टर्म 1 के लिए इतने अच्छे से चैप्टर आप लोगों को करने ही है ना। तो आपके कुल मिला के जितने भी चैप्टर्स है, तो अभी मैंने आपको सिलेबस बता दिया कि क्या क्या आपको कवर करना है, हिस्ट्री में कितना पढ़ना है ना, और आपका ज्योग्राफी में कितना पढ़ना है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आपको कितना पढ़ना है, फिर उसके बाद आपका है इकोनॉमिक्स में आपको कितना पढ़ना है ना। तो इतनी आपको अच्छे से तैयारी करनी है, इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। और उसके बाद आप इसमें जो पैटर्न है तो आप पैटर्न आपकी भी आप पैटर्न के साथ भी आप तैयारी कर सकते हैं, है ना। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं OMR शीट के लिए कि आप यदि टर्म 1 के लिए ही हैं तो यह पूरी आपकी OMR शीट है। आपकी OMR शीट में आपको डिज़ाइन करना है, ठीक है। आपको आपको अपना नाम
इसी ब्लॉक लेटर में ही भरना है, मतलब जो आप लोग ब्लॉक्स देख रहे हो इसी ब्लॉक्स में आपको भरना है, ठीक है। चूँकि मेरी राइटिंग बहुत बड़ी है, आप लोगों की राइटिंग लिखने में काफ़ी छोटी हो जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी बॉक्स के अंदर भरना है, और जिस सेक्शन से जो भी सेक्शन से आपको क्वेश्चन जितने भी अटेम्प्ट करने के लिए कहे गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये जो बॉक्स है, जो भी आपको उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि जो आपको पूरी मेथड्स दी गई हैं कि आपको कैसे भरना है ना, उल्टा सीधा या टिक, या आपको इस तरीके से नहीं भरना है, आपको वर्बली करेक्ट मार्किंग आपकी इस तरीके से होगी, है ना। तो आपको ये वाला जो है आपको अप्लाई करना है, सीरीज़ जो भी आएगी और रोल नंबर जो आपको दिया गया है रोल नंबर आपका रहेगा, ओके। तो इस चीज़ के लिए आपको ऐसे तैयारी करनी है अच्छे से, मैप की प्रैक्टिस आपको घर पर खुद करनी है अच्छे से, ठीक है। मैप की प्रैक्टिस करते जाइए और उसके अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसी में बेस्ड होगा, उसी में रेस होगा, है ना। तो आप लोगों को इससे अच्छे से तैयारी करनी है टर्म 1 के लिए, क्योंकि टर्म 1 नवंबर टू दिसंबर में होने वाले हैं। डेट शीट भी आ चुकी है, फाइनल आपकी डेट शीट कब होने वाले हैं, मई पे, है ना। तो मई के लिए भी आपको तैयारी करनी है, तो उसके पहले आपको नवंबर टू दिसंबर के बीच आपके टर्म 1 कभी भी हो सकते हैं, डेट्स आपकी आ सकती हैं, और आपका जो अपने आंसर्स है वो आपको OMR शीट में ही देने हैं सारे सब्जेक्ट्स के। हर सब्जेक्ट्स का फॉर्मेट अलग है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट को ही बेस रख के ही आपके सारे एग्ज़ाम्स होंगे, ओके। चलिए, नाउ टेक केयर, बाय बाय। और यदि कोई क्वेरीज होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी आप लोग शेयर कीजिए। नाउ टेक केयर, बाय बाय।